कुछ लोगों का सोचना है कि जीवन का अर्थ सिर्फ जीतना है। उन्हें हार कतई पसंद नहीं आती। यह जीवन के प्रति नेगेटिव अप्रोच है। आप एक बार जीवन में हार गए तो समझिए कि आपको आगे बढ़ने का एक नया सबक मिला है। बिल्कुल, और इस सबक को समझने और जीवन में उतारने की जरूरत है। हार हुई है तो पता कीजिए कि कमी कहाँ रह गई। अगर प्रयासों में कमी है तो कोशिशें तेज करनी पड़ेंगी। अगर माहौल आपके पक्ष में नहीं है तो परिस्थितियों को खुद के पक्ष में तैयार कीजिए। एक बार हार गए पर इससे यह तो पता ही लगता है कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। जीवन में एक बार हार मिले तो दुखी होकर बैठना बेवकूफी है। हार से सीखिए, गलतियों को पहचानिए और फिर आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए। हर बार जब आप हारते हैं तो जीत की एक नई राह जरूर नजर आती है। जरूरी है कि आपके अंदर जीतने का जुनून हो और ये जुनून आपको जीतने के लिए एनर्जी देता है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक नजर डालेंगे देश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की। इससे अगले 4 से 5 साल में 64,000 करोड़ की लागत से देश भर में ब्लॉक लेवल परिवेश चिकित्सा सेवाएं विकसित होंगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का एक साथ लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी। डबल इंजन सरकार ने पिछले 4 साल में ही 1900 सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी कर दी है। पूर्वांचल में चिकित्सा महाविद्यालयों के खुल जाने से स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में शामिल होने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन था। अमित शाह ने श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान गृह मंत्री ने पुलवामा जिले के लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप का निरीक्षण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय जनसंचार संस्थान के सत्र आरंभ कार्यक्रम में संस्थान के छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकार समाज के साइंस कीपर हैं और समाज की दृष्टि और बौद्धिक चेतना को राष्ट्र के अनुकूल बनाए रखना उनका दायित्व है। उन्होंने सलाह दी कि पत्रकार सच्चाई के साथ खड़े रहें, निर्भीक रहें, क्योंकि यही उनका कर्तव्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों की गोलमेज सभा की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारतीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान रक्षा निर्यात में 334% की बढ़ोतरी के साथ साथ भारत अब 75 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय के दफ्तर भी पहुंचे। औचक निरीक्षण के साथ रक्षा मंत्री ने कर्मचारियों से बातचीत की, साथ ही सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पूरी तरह से टीकाकरण कराने वाले उन देशों के यात्रियों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा जिनके टीकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकृति दी है। मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगना अनिवार्य होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1 अरब 2 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। फिल्म निर्माताओं से हिंसा और अश्लीलता से दूर रहने की उपराष्ट्रपति ने अपील की है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मनोरंजन के अलावा सिनेमा में ज्ञान प्रदान करने की शक्ति है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए रजनीकांत
अभिनेत्री कंगना रनौत और धनुष को भी मिला पुरस्कार। और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से आ रही राज्यवार सुर्खियों की ओर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में असमिया सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नए भवन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने डिब्रूगढ़ को एक बार फिर देश का प्रमुख नदी बंदरगाह बनाने की बात कही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलुगु देशम पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश के हालात के बारे में राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। मणिपुर के इम्फाल में गेट अ शॉट विन अ प्राइज नारे के साथ मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में कोविड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के पास बम्पर ड्रॉ के जरिए टेलीविजन सेट, मोबाइल फोन जीतने का मौका होगा। दिल्ली बीजेपी की ओर से बाढ़ प्रभावित राज्य उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। इसमें राहत सामग्री के 20,000 पैकेट एक बस के माध्यम से हल्द्वानी के लिए रवाना किए गए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस बार दीपोत्सव अब 5 दिन तक मनाया जाएगा। 7.5 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। दुनिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के चुनाव में जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में विश्वास व्यक्त किया कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के दूसरे कार्यकाल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने मिर्जियोयेव और उज्बेकिस्तान के लोगों को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अफगानिस्तान में तालिबान के तख्तापलट के बाद से हालात बदतर हैं। देश में आर्थिक संकट के बीच तालिबान सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कोशिशों का ऐलान किया। मजदूरों को मजदूरी के लिए पैसे के बदले गेहूं दिया जाएगा। इसके जरिए काबुल में लगभग 40,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। सूडान की सेना ने नागरिक शासन भंग कर दिया है और आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ नजरबंद कर दिया गया है। सूडान में लंबे समय से सत्तारूढ़ ओमान अल बशीर को 2 वर्ष पहले अपदस्थ किए जाने और एक अस्थायी सरकार की स्थापना के बाद से सेना और नागरिक प्रशासन के बीच तनाव चला आ रहा है। चीन के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण बढ़ा है। चीन के उत्तर पश्चिम में इनर मंगोलिया की एजिन काउंटी में कड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। एजिन कोरोना का हॉटस्पॉट बनाया हुआ है। यहां बीते हफ्ते 150 से ज्यादा नए संक्रमित मिल चुके हैं। सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा फिल्म में अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जबकि विवेक अग्निहोत्री को ताशकंद फाइल के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का पुरस्कार मिला है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपके काम की है। तो प्रीति, आज न्यूज यू कैन यूज में क्या कुछ बताने जा रहे हैं हम? बिल्कुल, आपके काम की खबर में आज हम बात करने वाले हैं आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत देश भर में पिछले हफ्ते 152 केंद्र खोले गए हैं। आज न्यूज यू कैन यूज के इस सेगमेंट में
हम आपको बताएंगे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी रोजगार के सवाल को हल करने वाली और गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से चलाई गई दीनदयाल अंत्योदय योजना की जानकारी। दीनदयाल अंत्योदय योजना देश के गरीब नागरिकों के लिए है। इसके लाभार्थियों में शहर और गांव दोनों के गरीब लोगों को शामिल किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय योजना आजीविका मिशन शहरी और गांव के गरीब लोगों की कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट करती है। इसके साथ ही आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी कर रोजगार के अवसर प्रदान करती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का लक्ष्य साल 2024-25 तक देश के करीब 10 से 12 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास के साथ दूसरी सुविधाएं मुहैया कराना है। योजना के तहत प्लेसमेंट और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए 15,000 से लेकर 18,000 रुपए की राशि बतौर निवेश निधि के तौर पर दी जाती है। सरकार हर समूह को 10,000 का प्रारंभिक सहयोग देती है। इसके अलावा खुद का स्वरोजगार करने वाली व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी और समूह उद्यमों पर 10 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। कृषि और गैर कृषि आजीविका को प्रोत्साहन, ग्रामीण हाट की स्थापना, स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता और बेघर लोगों को स्थायी आश्रय दिए जाना योजना का मकसद है। देश के पात्र नागरिकों को दीनदयाल अंत्योदय योजना का लाभ लेने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने जरूरी दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना को पहले सिर्फ अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसे 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से शुरू किया। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका लक्ष्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना है। बिल्कुल, और जब इसके नए केंद्र खोले जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो लोगों तक पहुंच है इस योजना के जरिए वो और ज्यादा आसान भी होगी। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत की। तो प्रीति, अगर सेहत की बात करूं तो आज एक सवाल आपसे पूछना है कि जीवन का जो पहला सुख है वो क्या है? इस बारे में हम लगातार बात भी करते हैं पराक्रम, और हम खुद भी नहीं, लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जीवन में पहला सुख है वो निरोगी काया है। बिल्कुल, और निरोग रहने के लिए हमें अपने शरीर के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें नियमित योग सबसे ज्यादा जरूरी है। सही कहा पराक्रम, क्योंकि योग हमारी सेहत को दुरुस्त तो रखता ही है, साथ ही जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है, यानी सकारात्मक ऊर्जा को भी लगातार बढ़ाता है। इसलिए आज हम आपको योग के लिए धनुरासन के फायदे बताएंगे। प्रीति, धनुरासन कैसे मददगार साबित हो सकता है सेहत के लिए? ये बहुत अहम योग का एक आसन है। शरीर को स्वस्थ रखने में धनुरासन के बहुत से फायदे हैं। धनुरासन पाचन तंत्र को ठीक करने के साथ ही अपच, अजीर्ण और पेट के जो विकार है उन्हें दूर करता है। बिल्कुल, और साथ ही पेट का मोटापा कम करने के लिए भी यह आसन बहुत फायदेमंद है। तो आइए योग शिक्षक से समझते हैं सरल धनुरासन कैसे किया जाए। सरल धनुरासन। सरल धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों भुजाएं शरीर की बगल में रखें। अब दोनों पैरों को मोड़ें और घुटनों में अंतर बनाते हुए अपने टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास भीतर लेते हुए ठोड़ी और छाती वाले भाग को ऊपर उठाएं। इसी स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आसन से वापस आएं एवं मकरासन में विश्राम करें। हमने देखा धनुरासन और इसके फायदे के बारे में भी आपको बताया। साथ ही जिन लोगों को ज्यादा भूख लगती है या भूख ही नहीं लगती, उन्हें भी इस आसन के अभ्यास से बहुत फायदा पहुंचता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता भी धनुरासन के जरिए दूर की जा सकती है। लेकिन योग के लिए बहुत जरूरी है कि आप इनका नियमित रूप से पालन करें। और एक खास बात यह भी है कि जिनको कमर में दर्द है
या फिर घुटनों में दर्द है, वो इन आसनों से दूरी बना करके रखेंगे तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि प्रीति, योग प्रशिक्षक की देखरेख में यदि योग किया जाए तो बेहतर है। और यदि आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं है तो आप, जैसा हमारे योग शिक्षक ने बताया, वैसे धनुरासन कर सकते हैं। हेलो इंडिया, फिर आप सभी का स्वागत है। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 26 अक्टूबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 26 अक्टूबर वर्ष 1890 में गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ। वो एक पत्रकार, समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई। पत्रकारिता के करियर के दौरान उन्होंने पत्रिका प्रताप की स्थापना की। गणेश शंकर विद्यार्थी ने करशाह, जमींदार, पूंजीपति और उच्च जाति के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को उठाया। वे वर्ष 1930 के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान अपने प्रदेश के सर्वप्रथम संयोजक नियुक्त हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे क्रांतिकारी आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 26 अक्टूबर वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर भारत गणराज्य का हिस्सा बना। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ और यह देश का एक संप्रभु हिस्सा बना। इसी दिन राजा हरि सिंह ने स्थितियों को देखते हुए राज्य के भारत में विलय के लिए एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। उन्होंने इस दस्तावेज को भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 के तहत साइन किया और अंततः इसे साइन करते ही राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत के प्रभुत्व वाला राज्य मानने पर सहमत हो गए। 26 अक्टूबर वर्ष 2006 के दिन भारत में महिलाओं को दहेज हिंसा के मामलों और घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक कानून पारित किया गया। इस कानून का नाम था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। महिलाओं के साथ हो रही पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करने के लिए इस कानून को बनाया गया। इस कानून के तहत घरेलू रिश्तों में किसी भी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, हित, जीवन, शारीरिक अंगों को चोट पहुंचाना या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अपराध है। इस कानून के तहत दहेज या संपत्ति की मांग करना भी अपराध है। इतिहास के पन्नों के बाद अब बात करते हैं हमारे आज के खास सेगमेंट फाइनेंस ज्ञान की। प्रीति, फाइनेंस ज्ञान में यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोग निफ्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि निफ्टी आखिर क्या होता है। आम लोगों में एक तरह से मुझे लगता है पराक्रम यही सोच होती है कि शेयर मार्केट, निफ्टी सब कुछ एक ही है। दरअसल इनके बीच में एक अंतर है। जब जब शेयर मार्केट से जुड़ी बात होती है तब तब निफ्टी का नाम जरूर लिया जाता है। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि निफ्टी आज इतने अंक ऊपर गया, आज निफ्टी इतने अंक गिरकर बंद हुआ। बिल्कुल, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क होता है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 प्रमुख शेयर्स का सूचकांक होता है और ये देश की 50 प्रमुख कंपनियों के शेयरों पर नजर रखता है। आइए फाइनेंस ज्ञान में एक्सपर्ट से समझते हैं कि निफ्टी क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निफ्टी बनाया गया है। वे वहाँ पे 50 टॉप के जो कंपनीज होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, उनको फ्लोटिंग स्टॉक के हिसाब से चूज करते हैं और उनमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी होती है। बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स को वो चूज करते हैं। तो ये निफ्टी एक बेंचमार्क है शेयर का मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नॉर्मली बड़ी कंपनी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बेटर होता है, जो एटलीस्ट 6 महीने पहले लिस्ट हुई है, जिसके अंदर इम्पैक्ट कॉस्ट कम से कम होता है 0.5%, उन स्टॉक्स को निफ्टी के 50 स्टॉक में इंक्लूड किया जाता है और ये बेंचमार्क स्टॉक है। और सेंसेक्स में टॉप के 30 स्टॉक्स लिए जाते हैं 30 कंपनीज के, और ये भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़े स्टॉक होते हैं। इनमें कंपनियों की जो लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो 1 साल है तकरीबन। यहाँ भी इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है, टॉप बड़ी कंपनीज होती हैं। यहाँ भी 13 सेक्टर की कंपनियों को उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। ये भी बेंचमार्क है। तो निफ्टी एक बेंचमार्क है जो कि भारत में सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। और आपको बता दें कि निफ्टी 50 मतलब निफ्टी 50 भारत का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्टॉक इंडेक्स भी है। बिल्कुल, यानी 50 जो प्रमुख
कंपनियां हैं उनके जो शेयर्स हैं वो कितने ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर जो कहीं ना कहीं हमारी टॉप की 50 कंपनीज हैं वही बहुत कुछ दिशा तय भी करती हैं, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए जो निफ्टी है वो एक स्टॉक इंडेक्स है। और प्रीति, मुझे लगता है कि इनकी यदि बेहतर जानकारी होगी तो आप इन्वेस्ट सही तरीके से कर पाएंगे। जैसे शेयर मार्केट की बात करते हैं तो थोड़ा सा जोखिम भरा होता है उसमें निवेश, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर होता है, मतलब उसमें ज्यादा खतरा नहीं होता। ठीक इसी तरीके से ये छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं वो हम फाइनेंस ज्ञान के जरिए आपके लिए लाते रहेंगे हमारे एक्सपर्ट से, ताकि आपको छोटी छोटी जो टर्म्स है उनकी बेहतर समझ विकसित हो सके। बिल्कुल, और इसी के साथ फिलहाल मुझे और पराक्रम को यहाँ पर इजाजत दीजिए।